नमस्कार। न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं। सबसे पहले आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, माफी मांगूंगा कि लगभग 23 मिनट लेट इस कार्यक्रम को हम शुरू कर पा रहे हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी, और मैं भी अपने ऑफिस से बाहर हूं, आप जैसा जानते हैं, तो उस हिसाब से भी थोड़ी सी दिक्कत और देरी हो गई। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं आप लोगों से। और अब सीधे चलेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति पे हम बात करेंगे। कुछ समय पहले तक दोस्तों यूपी की राजनीति में ब्राह्मण को लेकर के, ब्राह्मण वोटर्स को लेकर के काफी बातें हो रही थी। हर दल ब्राह्मण वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने में लगा हुआ था। बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, सभी जो हैं वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं, तो कोई परशुराम की मूर्ति लगाना चाह रहा है, ऐसे दाव चल रहे थे। राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो अनुमान लगा रहे थे कि किस पार्टी को ब्राह्मणों का साथ मिल सकता है और किस पार्टी को नहीं मिल सकता है। लेकिन पिछले रविवार को इस चुनावी विमर्शों का नैरेटिव ही बदल गया है। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पंजाब में कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाकर पंजाब को पहला दलित सीएम दिया, और कांग्रेस के इस फैसले ने तमाम चुनावी राज्यों में दलितों को राजनीति के केंद्र में ला करके खड़ा कर दिया है। हमने कल देखा कि कैसे बसपा और भाजपा दोनों कांग्रेस के इस फैसले से बौखलाए हुए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी का रुख थोड़ा अलग दिख रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पिछले चुनाव में तो साथ साथ लड़ा था। आपको याद होगा यूपी के लड़के, यानी कि एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ हमने देखा कि राहुल गांधी, दोनों साथ साथ वहां पर चुनाव लड़ते हुए दिखाया और लेकिन उन लोगों का जो अनुभव था वो कड़वा अनुभव रहा। इसके बाद दोनों दलों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए, और अब यही कहा जा सकता है कि यूपी में जिस तरह समाजवादी पार्टी ने छोटे दलों के साथ गठबंधन करने की बात कही है, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं करेगी, ये बात समाजवादी पार्टी कह रही है लगातार। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरह चन्नी की नियुक्ति का स्वागत किया है, उससे क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, एक तरफ बसपा और भाजपा ये दोनों कह रहे थे कि दलितों को लेकर के कांग्रेस जो है वो एक अलग तरह की राजनीति कर रही है, और बहुत ही बौखलाए हुए नजर आए, दोनों पार्टियां नजर आई, खासकर बसपा और भाजपा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने चन्नी की नियुक्ति का स्वागत क्यों किया है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन साथ साथ दूसरी बातें होंगी। वो बातें ये होंगी कि क्या विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में जो समीकरण है, सियासी समीकरण, वो तेजी से बदलेंगे? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल होगा। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा असर जो है वो भाजपा पर हो सकता है अगर ये समीकरण बदलेंगे और फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आने की बात करेंगे। ये सारी चीजें होंगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि योगी सीएम जो है, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है, वो अखिलेश यादव पर लगातार बरस रहे हैं, और कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ते हैं जबकि वो उन पर नहीं बरसते हैं। और अखिलेश यादव भी लगातार देख रहा हूं कि जैसे 4.5 साल का मुद्दा जैसे ही आया, यानी इस सरकार के, योगी सरकार के 4.5 साल जैसे हुए पूरे, और योगी सरकार उसको सेलिब्रेट कर रही थी। अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं, और भला वो क्यों ना बरसें, उनका फर्ज बनता है बरसना, उनका फर्ज बनता है सरकार की जो नाकामियां हैं उसको सामने लाना। लेकिन योगी आदित्यनाथ क्यों बरस रहे हैं? अब्बा जान, आप जानते हैं, एक तंज भरा शब्द, और खासकर अखिलेश यादव को चिढ़ाने के लिए लगातार प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं योगी जी। लेकिन इसके अलावा सपा काल में जो भ्रष्टाचार हुए उस पर भी तंज कसा जा रहा है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और उसके अलावा बहुत सारे जो बदलते हुए समीकरण हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आइए आपसे दोनों मेहमानों का परिचय करवाऊं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सीनियर साथी वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी जी। प्रकाश जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत करता हूं। आप लोगों के पास आने से पहले एक ट्वीट, और साथ में हमारे तमाम साथियों जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, और आप सबसे माफी चाहते हुए कि कार्यक्रम जो हम हमेशा 7 बजे शुरू करते हैं, आज लेट शुरू कर पाए हैं, लेकिन आप हमारा साथ देते हैं, जुड़ते हैं और हमारा हौसला अफजाई करते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं, और साथ साथ इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। आखिरी तक आप बने रहेंगे ऐसी उम्मीद है। और बहुत ही मजेदार जो विश्लेषण है अभी होने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ जो हैं वो क्यों पड़े हुए हैं अखिलेश के पीछे, हम समझने की कोशिश करेंगे। ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ जो हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया अखिलेश के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए, और उन्होंने जो कहा है वो आपको मैं सुना रहा हूं।
उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने कि अखिलेश यादव ने कल एक ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड दंगे हुए हैं, जबकि सच्चाई यह है कि एनसीआरबी ने देश के जो आंकड़े जारी किए हैं उनमें राज्य में सांप्रदायिक दंगे शून्य दिखाए गए थे। वे अपनी बुद्धि और विवेक से काम नहीं कर रहे हैं। वे से मतलब अखिलेश यादव, और ये बात लिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। वे ट्विटर पर निर्भर रहने वाले लोग हैं। जब कोई प्रशिक्षक आएगा और बताएगा कि तुम्हें ये लाइन बोलनी है तो वे उसे बोलेंगे। समाजवादी पार्टी और बुद्धि दो नदी, ये दोनों नदी के दो किनारे हैं। आप समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी और बुद्धि, यानी कि उनकी बुद्धि जो है, दोनों नदी के दो किनारे हैं जो मिल ही नहीं सकते कभी। यानी उनके पास में बुद्धि नहीं है। उनके पास कोई ऐसा बुद्धिमान आ गया होगा जिसने आगे लिख रहे हैं, कोई उनके पास कोई ऐसा बुद्धिमान आ गया होगा जिसने दिमाग दूसरे किनारे रखकर उन्हें यह बताया होगा कि उन्होंने वही ट्वीट कर दिया होगा जो बताया होगा। प्रदेश और देश की जनता उनके ट्वीट पर हंस रही है। इन लोगों से कोई क्या कह सकता है। योगी जी यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी पिछले विधानसभा चुनाव में हुए गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि इन दोनों की प्रवृत्ति ही उत्तर प्रदेश को अपमानित करना है। तो प्रकाश जी, सीधे आपके पास आना चाहूंगा कि हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ लगातार अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा सत्ता में है और उसकी सत्ता को चुनौती कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा सभी से मिल रही है। ओवैसी भी कह रहे हैं कि वो योगी को सीएम बनने नहीं देंगे, लेकिन योगी जी के निशाने पर केवल और केवल अखिलेश यादव है। क्या यह संकेत है कि अखिलेश यादव ही भाजपा को कड़ी चुनौती दे रहे हैं और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ लगातार अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं और उन पर तंज कस रहे हैं और प्रतिक्रियाएं जो हैं सीधे अखिलेश की तरफ? राजीव जी, वास्तव में बात यह है कि जिस तरह से अखिलेश यादव की लोकप्रियता उनके मुख्यमंत्री रहते हुए बनी थी और अभी भी वे जिस तरह सक्रिय हैं, उससे बीजेपी को लगता है कि अगर उन्हें कोई टक्कर दे सकता है तो वो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ही दे सकती है। कांग्रेस से उन्हें खौफ नहीं है, समाजवादी पार्टी से उन्हें खौफ नहीं है। उन्हें लगता है कि ओवैसी आएंगे तो मदद ही करेंगे। और जिस तरह से अखिलेश यादव के कार्यकाल की तारीफ हो रही है और जिस तरह से एनसीआरबी के आंकड़े बताए जा रहे हैं योगी द्वारा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी दंगा नहीं हुआ, तो ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को लगता है कि पूरी टक्कर, चुनावी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच होगी। इसीलिए योगी को बार बार निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो अपने जमाने में काफी लोकप्रिय थे। पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश की पार्टी सपा ने गलती की कि उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया। कांग्रेस से गठबंधन का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और उसी का नतीजा था कि इस बार वे कांग्रेस से गठबंधन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन छोटी छोटी पार्टियों के पास जा रहे हैं जिनके पास कुछ सीटें हैं और दमदारी से जो चुनाव लड़ने की स्थिति में है। योगी के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। अयोध्या का मुद्दा है उनके पास, और दूसरी बात जो जिस तरह के व्यंग वो कस रहे हैं कि हमारा प्रदेश दंगा मुक्त हो गया है, हमने बहुत विकास किया है, और विकास उत्तर प्रदेश का कितना हुआ ये तो लोगों को पता है। लेकिन जो रिपोर्ट्स मुझे मिल रही है, जो मुझे जानकारी मिल रही मित्रों द्वारा, उसके मुताबिक बीजेपी एक बड़ी हद तक, एक सीमा तक वोटों के ध्रुवीकरण में अब तक कामयाब है। अब 6 महीने बाद क्या होगा पता नहीं उनके वोटों के ध्रुवीकरण का। तो बीजेपी वोटों के ध्रुवीकरण के अलावा बीजेपी के पास और कोई आस नहीं है। दूसरी बात, जो काशी का हर्ष हुआ है, लोगों को पता है काशी के हर्ष से क्या हुआ। जो काशी को क्योटो बनाने की बात थी वो लोगों ने देख लिया। इलाहाबाद प्रयागराज बना तो उसका क्या हाल हुआ लोगों ने देख लिया। और जो योजनाएं कागजों पर है वे जब जमीन पे उतरती है तो उनका हाल लोगों ने देख लिया कि वे योजनाएं जनता के हित में नहीं है। एक बात जरूर है कि योगी आदित्यनाथ ने भी 4.5 साल में बहुत अच्छे इवेंट किए हैं। वे एक अच्छे इवेंट मैनेजर की तरह उभरे हैं। उभर कर उन्होंने ये बात बार बार साबित की कि वे जितने अच्छा इवेंट कर सकते हैं उतने अच्छे इवेंट शायद कोई और नहीं कर सकता। और उनके इवेंट करने का ही फल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वरद हस्त उन्हें प्राप्त हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि अगले चुनाव में बीजेपी योगी की सदारत में ही लड़ेगी, योगी के नेतृत्व में ही लड़ेगी।
तो मुझे लगता है कि मुख्य टक्कर बीजेपी को लगता है कि अखिलेश यादव से, इसीलिए अखिलेश यादव के पीछे पड़े हुए योगी, वरना वे राहुल गांधी के सामने पीछे पड़ रहे। राजीव जी, राहुल गांधी के पीछे पड़ते हैं। हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं और इन लोगों के कुछ कमेंट लेना जरूरी समझता हूं और उसके बाद सीधे आऊंगा अमलेंदु जी आपके पास। और बहुत सारी बातें हैं आज करने के लिए, लेकिन जावेद इकबाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लिख रहे हैं कि योगी अखिलेश जी के पीछे ही रहेंगे, आगे जाने की हिम्मत नहीं है, आखिर यूपी को क्या दिया योगी ने। महेंद्र मलिक है, एसपी जिंदाबाद लिख रहे हैं। मदीना का मुसाफिर मोकीम सिद्दीकी लिख रहे हैं। विष्णु प्रसाद यादव भी जुड़ गए हमारे साथ, लिख रहे हैं सभी पार्टी बीजेपी का विरोध और बुराई करते हैं, इसका मतलब है बीजेपी से डरे हुए हैं। ये भी तो बोल दे मुंह टेढ़े। तो चलिए मुंह सीधे आप हैं, आपको बता रहा हूं विष्णु प्रसाद जी की, विष्णु जी की आपका नाम ही इतना बढ़िया, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो विष्णु जी बीजेपी से लोग डरे हुए हैं कि नहीं हैं वो तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन आपके विचार जो हैं वो हम लोगों तक रख रहे हैं। लोग आपके विचारों को अच्छी तरह से भलीभांति जानते हैं। महेंद्र मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ असलम चिश्ती जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं प्रकाश हिंदुस्तानी साहब, इलेक्शन से पहले उत्तर प्रदेश का नाम अमेरिका और लखनऊ का नाम कोलकाता हो जाएगा। असलम चिश्ती लिख रहे हैं। महेंद्र मलिक हैं जो अखिलेश यादव जिंदाबाद लिख रहे हैं। प्रवीणा खातून जुड़ गई हमारे साथ, हेलो लिख रही हैं। मोहम्मद तफसील आलम है। वाजिद अली हैं जो कह रहे हैं कि योगी के बस का तो अब कुछ रह नहीं गया है, उनके पीछे ही रहना होगा। जीएस शर्मा है जो लिख रहे हैं कि अखिलेश यादव के शिलान्यास किए कार्यों का लोकार्पण करने वाले योगी आदित्यनाथ आखिर अखिलेश यादव से क्यों डरने लगे। मोहम्मद नदीम है, कह रहे हैं आदाब सलाम, गुड इवनिंग, आपको भी आदाब। तौसीफ राजा है हमारे साथ में। सफुद्दीन अंसारी हैं। फिर अमित कुमार भी जुड़े हुए हैं। ओनली एसपी लिख रहे हैं। प्रवीणा खातून अस्सलाम वालेकुम लिख रही हैं। एडिटर जीशन भी हैं, हेलो लिख रहे हैं, आपको भी हेलो। मसरूर अहमद भी हमारे साथ। ठाकुर चौहान भी हैं और मोहम्मद तफसील भी हैं। अरबाज खान है, बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। और इस कार्यक्रम में आगे लता भिंगराड़े भी हमारे भिंगाड़ लाइव हमारे साथ, अंकित झा हैं और संत कुमार पटेल भी हैं, अहमद हुसैन भी हैं और जावेद खान भी कह रहे हैं गुड इवनिंग। और बाकी तमाम साथियों कार्यक्रम में आगे बढ़ें। और आप लोग जैसा जान रहे हैं कि अखिलेश के पीछे क्यों पड़े हैं योगी, ये हम इस चर्चा का विषय आज आपके सामने लेकर आए हैं। और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव की बातों का, देखिए विपक्ष के नेता अखिलेश यादव हैं और वो सत्ता पक्ष को घेरेंगे ही, लेकिन सत्ता पक्ष अगर वहां तीन अलग अलग पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है, अब आम आदमी पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी अब चुनावी मैदान में जो है वो जोर आजमाइश में लगी हुई है। और इसके बाद अगर योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को लेकर के बात करें और ये कहें कि सपा तो ऐसा है कि सपा और बुद्धि वो नदी के दो किनारे हैं, तो क्या कहा जाए। अमलेंदु जी, इसी सवाल के साथ आपके पास, बहुत बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी और उनकी बुद्धि दोनों नदी के दो किनारे हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी के पास बुद्धि नहीं है। चलो मान लिया समाजवादी पार्टी के पास बुद्धि नहीं है, लेकिन साहब आपके पास तो बहुत। हेलो, बीच में गड़बड़ी होगी। और दोस्तों आप लोग भी चाहूंगा कि ऐसी तकनीकी, क्योंकि मैं अभी अपने ऑफिस से बाहर हूं, रायपुर से आपको ये कार्यक्रम पेश कर रहा हूं और कई बार ऐसी तकनीकी गलतियां हो जाती हैं, गड़बड़ियां होती है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अमलेंदु जी, जिस सवाल के साथ मैं आपके पास आ रहा था कि आखिर समाजवादी पार्टी जब उनके पास दिमाग ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, समाजवादी पार्टी और बुद्धि दो किनारे हैं, नदी के दो अलग अलग छोर हैं जो मिल ही नहीं सकते, तो योगी आदित्यनाथ जी उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? देखिए राजीव जी, एक तो पहली बात यह है कि योगी जी ने चूंकि संघ की शाखा जो है कभी ज्वाइन नहीं की है, तो इसलिए उन्हें पता ही नहीं है कि संघ की शाखा में जो लोग जाते हैं उनके पास बुद्धि नहीं होती है या समाजवादियों के पास बुद्धि नहीं होती है। तो ये तो जो है मतलब मुझे लगता है कि योगी जी को जो है कम से कम एक दो बार तो जो है संघ की शाखा जो है
तो निश्चित तौर पर ज्वाइन कर लेना चाहिए। तब तो खास तौर पर जबकि वो 4.5 साल जो है मुख्यमंत्री रह चुके उत्तर प्रदेश के, और अगला चेहरा भी जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भाजपा का वही होंगे। तो मुझको लगता है कि इस चुनाव से पहले जो है एक बार उनको नमस्ते सदा वस्ते करते हुए शाखा ज्वाइन अवश्य करनी चाहिए, ताकि ये मालूम पड़े कि शाखा में जो लोग जाते हैं उनके पास बुद्धि है या नहीं। बहरहाल ये उनका अपना सोचने का नजरिया है कि समाजवादी के पास बुद्धि नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो प्रहार कर रहे हैं अखिलेश यादव के ऊपर, इससे तो एक बात स्पष्ट होती है कि समाजवादी पार्टी के पास और अखिलेश यादव के पास बुद्धि हो या नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि जनबल जो है वो शायद उनके साथ ज्यादा है। इसीलिए जो है वो योगी जी ज्यादा कुछ परेशान जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं, या ऐसा मुझको लगता है। मेरी गलत भी हो सकती है, असेसमेंट गलत भी हो सकता है, मुझको ऐसा लग रहा है कि योगी जी क्यों इसलिए ज्यादा पीछे पड़े हुए हैं। दूसरा कि वो देख चुके हैं कि भाई अब स्वतंत्र देव सिंह उनके अध्यक्ष हैं, वो एक बार कह ही चुके हैं कि वो बसपा जो है बहुत मजबूत है, उधर ओवैसी जी आएंगे तो वो भी मदद करेंगे। आज जो है वो राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ऑफ पीस पार्टी, उनका भी कोई गठबंधन हुआ है। तो ये सब चीजें जो है वो उनको थोड़ा आश्वस्त करती है कि जो है ठीक ठाक मामला जो है वो रहेगा, और ओवैसी जी बहन जी के भरोसे जो है वो बेहतरीन जो है पार की जा सकती है। लेकिन मुझको लगता नहीं है कि ऐसी कोई बन पाएगा आप समीकरण। जो पंजाब से जो जिस तरीके से नया आप कहिए कि एक परिवर्तन हुआ है और नई जो हवा चली, उसने भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ी चोट पहुंचाई है और बसपा को भी बहुत तगड़ी चोट पहुंचाई है। और एक दलितों के अंदर एक संदेश ये गया है साफ साफ कि बहन जी कभी अपने बल पे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। उन्हें जब भी बनना होगा भाजपा का समर्थन लेना होगा या कांग्रेस का समर्थन लेना होगा, बन सकती है। लेकिन कांग्रेस जो है वो बना सकती है दलित को भी मुख्यमंत्री, और पहले भी उसने बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि चंद्री जो पहली बार, पंजाब के पहले दलित हैं, लेकिन आप सुशील कुमार शिंदे, राजस्थान में जगन्नाथ पहाड़िया, आप इनके नाम ले सकते हैं कि जो कांग्रेस ने दलित मुख्यमंत्री बनाए पहले। तो कांग्रेस ये काम कर सकती है। मुस्लिम मुख्यमंत्री भी कांग्रेस ने बनाए हैं, बरकतुल्लाह खां बनाए, अब्दुल गफूर खां बनाए, AR मंतुले बनाए कश्मीर के अलावा। तो ये काम वो कांग्रेस करती है। इसका संदेश अगर उत्तर प्रदेश में भी जाता है, और जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं कि दलित जो है वो बहन जी से छिटक रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके से बातें करने लगी, उन बातों से अब दलितों से उनका कोई लेना देना रह नहीं गया है। और जाहिर सी बात है कि दलितों की एक बड़ी आबादी है और जिसने लंबे समय तक जो है बहन जी ने जिसका दोहन किया, तो अब वो चीजें साफ अगर हो जाती हैं और एक नया समीकरण अगर बनता है, तो जिस तरीके से मुझको लग रहा है, जैसा आपने भी थोड़े शुरू में कहा कि क्या कांग्रेस का और सपा की कुछ बातचीत भी चल रही है, जिस तरीके से उन्हें अखिलेश यादव ने इसका कुछ समर्थन किया। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये कोई गठबंधन होगा या नहीं होगा, लेकिन इसके परिणाम जो दूरगामी निश्चित तौर पर होंगे, और दलितों को जो मायावती से नाराज थे और जो भाजपा में चले जाते थे, उनको एक नया रास्ता जो मुझे लगता है वो निश्चित तौर पर मिलेगा। और ये भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो थी वो बहन जी के सारे बेहतरीन पार करने की, उसका भी नुकसान होगा। तो इसका फायदा कांग्रेस को भी होगा, समाजवादी पार्टी को भी होगा। तो ये दोनों को फायदा जो होता है वो दोनों का फायदा कुल मिलाकर के नुकसान किसका होता है? भारतीय जनता पार्टी का। बहन जी का नुकसान किसका नुकसान है? भारतीय जनता पार्टी का। तो ये जो समीकरण नया बन रहा है, मुझको लगता है कि इसकी वजह से भी जो है योगी जी ज्यादा परेशान है, और इसलिए जो है उन्होंने कई लोग से दनादन 12-13 ट्वीट जो थे वो चरण सिंह चन्नी को लेकर के किया, और मायावती जी ने भी जो था तुरंत वो हमला किया। तो दोनों एक सुर में जो बोले हैं, तो उसका आप समझ सकते हैं कि क्या होगा राजीव जी। जी जी बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहूंगा। और कल भी हम लोगों ने इस पर कार्यक्रम किया था। क्या चरणजीत सिंह चन्नी एक दलित चेहरा, जिसके बारे में लोग दांव लगा रहे थे कि अगर हमारी सरकार आई तो हम दलित मुख्यमंत्री रखेंगे, हमारी सरकार आई तो हम दलित उप मुख्यमंत्री देंगे, लेकिन यहाँ सरकार आई गई की बात तो बाद में, लेकिन पहले ही चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने एक ऐसा झटका दिया, खासकर भाजपा को, जैसा अभी बता भी रहे हैं अमलेंदु जी, और बसपा को। और दोनों जिस प्रकार कल बाहर निकल के आए, एक पर एक 13 ट्वीट योगी आदित्यनाथ के, और मीडिया के सामने आकर के मायावती जी का बयान और उनकी प्रेस विज्ञप्ति, ये सब कुछ बताती है कि कांग्रेस के ऊपर जिस प्रकार वार किया गया, और जिस प्रकार दलित नेताओं को, दलित राजाओं को, डोम राजा को याद करते हुए जैसे कल उन्होंने ट्वीट किया योगी आदित्यनाथ ने, ये साफ जाहिर करता है। थोड़ा मैं समझना चाहूंगा कि क्या अभी अचानक से पंजाब की जो हवा है वो उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दी है, उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा क्या, ये समझना चाहूंगा। और साथ साथ ये भी हम लोग देख रहे हैं प्रकाश जी कि सबने अपनी रणनीति धीरे धीरे चेंज कर ली है। 19 तारीख से
दलित चेतना या कुछ ऐसे क्या नाम है, मैं अभी नाम देख करके बता देता हूं, गांव गांव दलित संवाद, ये कार्यक्रम कर रहे हैं समाजवादी लोहिया वाहिनी। 19 तारीख से इन्होंने शुरू किया है। फिर प्रियंका गांधी की भी 29 तारीख से 23 तारीख तक काफी सारी रैलियां हैं, हालांकि प्रियंका गांधी का अलग है। और भीम आर्मी के, आप याद कीजिए, चंद्रशेखर से भी प्रियंका गांधी मिली थी। तो ओवरऑल जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो साफ दिख रहा है कि ओबीसी और ब्राह्मणों की जो राजनीति चल रही थी अभी तक, वो घूम करके मुड़ के सीधा का सीधा दलित राजनीति की तरफ अभी जाती हुई दिखाई दे रही है। और भी कुछ मोड़ देखेंगे क्या आने वाले समय में, लेकिन अभी जो ये मोड़ है, जो एक पड़ाव है, इस पड़ाव को लेकर के आप क्या कहेंगे? एक तो योगी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बयान दे रहे हैं, उनके बयानों की कोई सीमा नहीं। जिस तरह की बातें वे कर रहे हैं, वे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो मूल्यों और सिद्धांतों की बात करती है, जो अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देती है, कार्यकर्ता जिम्मेदारी पूरी करते हैं। हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है, दमदार सरकार है और छा गई मोदी सरकार है। यानी एक कहावत है कि अपने मुंह मियां बिट्ठू बनना, जो बात है वो ये कर रहे हैं। और रोज अपने आप को नए नए टैग दिए जा रहे हैं, जबकि गन्ना किसानों की समस्याएं सरकार हल नहीं कर पा रही है। जनसंख्या नियंत्रण अध्यादेश लाने की बात करती थी, उस बारे में अब कुछ बात कर नहीं रही है। मंदिर वही बनाएंगे के अलावा मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर की चुनौती से सरकार निपट नहीं पा रही है। और जहां तक राजनीतिक मुद्दा है, जब पंजाब में कांग्रेस ने चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया तो उससे उन्हें ये लगने लगा कि अब तो हमारी मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि दलित वोट, जो दलित वोट उत्तर प्रदेश में है वो बड़े प्रभावशाली है, उनकी संख्या बहुत प्रभावशाली है और चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। तो मायावती के लिए भी चुनौती लगने लगी और अखिलेश यादव तो पहले से ही ये बात मानते थे कि हम तो ओबीसी हैं। लेकिन योगी के निशाने पर योगी दो काम कर रहे हैं। वो सबसे ज्यादा योगी अखिलेश के पीछे पड़े हैं, लेकिन मजाक में सबसे ज्यादा उड़ा रहे हैं राहुल गांधी का। तो राहुल गांधी का मजाक उड़ाने के पीछे उनकी मंशा ये रही होगी, जो डिफेम करने की पॉलिसी है, जो पुराने जमाने में जर्मनी की जो पुरानी नीति थी, जर्मनी में हिटलर के जमाने में, कि अपने प्रतिद्वंदी का इतना मजाक उड़ाओ कि उससे गंभीरता से नहीं लिया जाता। लेकिन यही ये बात समझ में आती कि योगी खुद बहुत सहमे हुए हैं। उन्हें लगता है कि जो काम उन्होंने किए हैं और जो दावा कर रहे हैं कि वो 350 सीटें तक ले आएंगे, तो ये हास्यास्पद दावा वे कर रहे हैं। और ऐसा लगता नहीं कि कोई स्थिति उनके अनुकूल, उतने अनुकूल होगी। हालांकि वोटों के ध्रुवीकरण में उनकी सरकार, केंद्र की बीजेपी सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है। ओवैसी के आने का फायदा बीजेपी को होगा या नहीं, इस पे भी अभी बहुत सारे विवाद हैं, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं को या अल्पसंख्यक मतदाताओं को जो लोग ये मानते हैं कि वे एक मुश्त वोट देते हैं, ये भी सोचना गलत है। वे बहुत सोच समझकर वोट देते हैं और उनका ये सोचना होगा कि उनके वोट से सरकार बनती है या बदलती है या निर्णायक स्थिति होती है, तो उसे वो छोड़ेंगे नहीं। तो कुल मिला के योगी के पास अभी कहने के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार की उपलब्धियों के नाम पर जो कुछ है वो वही है कि जो गुंडा राज की मुक्ति की बात वे करते हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। हालांकि गुंडा राज कितना बड़ा है उत्तर प्रदेश में, मेरे एक परिचित ने मुझे बताया कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज यथावत है, लेकिन गुंडों की जाति बदल गई है। अब गुंडे अलग जाति के हैं, पहले दूसरी जाति के थे, इसलिए ये कहना कि वहां गुंडा राज खत्म हो गया, ये ठीक नहीं है। तो अभी उत्तर प्रदेश में करने के लिए बहुत कुछ है, योगी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो वो उनकी बौखलाहट है। मेरे ख्याल से इसके अलावा कुछ नहीं। प्रकाश जी एक बात आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्या अब हम ये देखेंगे कि दलित जो है वो सबके केंद्र में आ गए हैं और यूपी की राजनीति में इसका क्या असर पड़ेगा? जी हाँ, दलित वापस केंद्र में आ गए हैं। जो बीच में जितिन प्रसाद के जाने के बाद और जिस तरह ब्राह्मण सम्मेलन की बातें हो रही थी, लगने लगा था कि ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको याद होगा, आप ही के कार्यक्रम में मैंने कहा था कि ब्राह्मण कम्युनिटी ओवररेटेड कम्युनिटी है, वो एक साथ कहीं वोट देती नहीं है। तो लेकिन यह भ्रम था कि शायद ब्राह्मण समुदाय, जितिन प्रसाद एंड कंपनी ब्राह्मणों को प्रभावित करेगी, लेकिन वो भ्रम उनका दूर हो गया और उन्हें लगा कि वापस अपने पुराने वोट बैंक की ओर चले गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप दलितों को वोट बैंक मानते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये है तो है। राजीव जी।
जी जी, ये है तो है। बहुत सारे साथी लगातार कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोगों के कमेंट भी लेता हूं। हैदर अंसारी हैं जो कह रहे हैं योगी जी गड़बड़ाए हुए हैं पंजाब के दलित सीएम को लेकर। फिर जुबेर खान कह रहे हैं कि संसद के अंदर सब नेता मोदी से डरते हैं लेकिन ओवैसी से नहीं डरते हैं। असलम चिश्ती लिख रहे हैं मठाधीश जब सत्ताधीश बन जाएं तो समझ लीजिए बर्बादी तय है, क्योंकि उनके पास अब्बा जान जैसे नाजुक रिश्ते को महसूस करने का दिल नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूनिस है हमारे साथ। एसएच भारती लिख रहे हैं कि हम जिस राज्य में जितने हैं हमें हमारे हिस्सा दे दो। 9% यादव मुख्यमंत्री बनेगा, 3% ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनेगा, 14% दलित मुख्यमंत्री बनेगा और मुसलमान दरी बिछाएगा। क्यों बिछाएगा? हाँ, क्या देश का मुसलमान कुर्सी दरी? ये एसएच भारती का लिखना है और सवाल पूछ रहे हैं, बड़ा सवाल है, वाजिब सवाल है। मोहम्मद तफसील आलम भी हैं, मोहम्मद हुसैन भी हैं, हेलो कह रहे हैं, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूं, देख रहे हैं आप मोहम्मद हुसैन जी। मोहम्मद सबीर अंसारी भी हैं। 2022-2024 यूपी बीजेपी हार मोदी लिख रहे हैं। जुबेर खान है जो लिख रहे हैं कि यूपी के अंदर बीजेपी सरकार बौखला गई है, योगी की हार पक्की है। शेख शाहनवाज भी हाय लिख रहे हैं। इश्तियाक आलम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तस्लीम खान लिख रहे हैं बढ़िया हुआ हिंदू मुस्लिम मंडल और कमंडल के बीच दलितों की राजनीति केंद्र में आ गई है। सर कमरे आलम भी हैं। सबका साथ सबका सत्यानाश, बीजेपी कोई भेदभाव नहीं। और रौनक भाई ऑफिशियल मैं बिहार से हूं लिख रहे हैं। रौनक भाई बिहार से हैं, बहुत धन्यवाद आपने बताया। और बिहार की राजनीति पे भी कभी चर्चा करेंगे और समय समय पर हम चर्चा करते भी हैं, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पे। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के पीछे क्यों पड़ गए हैं। एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी और बुद्धि यानी दिमाग दोनों दो छोर हैं, यानी कि उनकी पार्टी के जो सदस्य हैं उनके पास बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब वो ट्वीट करती है, उस पार्टी के ट्वीट्स आते हैं, यानी समाजवादी पार्टी के ट्वीट्स आते हैं या अखिलेश यादव के ट्वीट्स आते हैं, तो बौखला भी जाते हैं योगी आदित्यनाथ। तो क्यों बौखला जाते हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, पिछले 2-3 महीने से आप लोग याद कीजिए कि हम लोग चर्चा कर रहे थे ब्राह्मणों की राजनीति पे। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर्स किधर जाएंगे, ब्राह्मणों को लुभाने के लिए पार्टियां क्या क्या कर रही हैं, इस पर चर्चा कर रहे थे। हम ये भी चर्चा कर रहे थे कि ओबीसी फैक्टर कितना काम करेगा, लेकिन ब्राह्मण फैक्टर, ओबीसी फैक्टर अभी किनारे है। और अचानक चरणजीत सिंह चन्नी के पंजाब के मुख्यमंत्री बनते ही, उनके नाम की घोषणा होते ही दलित राजनीति केंद्र में आ गई है। यानी कि पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, और आने वाले समय में शायद हम गोवा में भी और मणिपुर में भी देखेंगे। हर जगह की अपनी राजनीति, अपने समीकरण हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलितों की राजनीति करने वाली, दलितों की मसीहा मायावती जी, वो क्या कर रही हैं ये भी समझना होगा। और मायावती जी किसके साथ हैं। और अभी जैसे हमारे साथी अमलेंदु जी और प्रकाश जी बता भी रहे थे कि मायावती जी और योगी आदित्यनाथ जी का अचानक एक साथ अलग अलग ढंग से कांग्रेस के ऊपर वार करना चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर के, ये दर्शाता है कि दोनों साथ हैं। चलिए ये दोनों की बात हम करेंगे, लेकिन सीधे अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा। और कुछ जो 4.5 साल के जो बातें हो रही थी और उसमें जो दंगा एक भी नहीं हुआ उसकी बात हो रही थी। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार अमलेंदु जी, कोरोना काल में 2020 के कोरोना काल के दौरान अपराध के मामलों में 2019 की तुलना में 28% की वृद्धि हुई है। 28% की वृद्धि हुई है। और देश में 2020 में रोजाना औसतन 80 हत्याएं हुई और कुल 29,193 लोगों का कत्ल किया गया। इस मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। अपहरण की सबसे ज्यादा वारदात भी उत्तर प्रदेश में हुई हैं। दुष्कर्म के मामलों में यूपी दूसरे स्थान पर है, दूसरे नंबर पर है यूपी दुष्कर्म के मामले में। तो फिर योगी जी किस धमक और हनक की बात करते हैं कि हमारे यहाँ ये धनक है। और जैसा उन्होंने कहा ना कि सरकार जो है धनक और हनक से चलती है, जैसे इन्होंने ये धनक और हनक की बात भी आपको बता दूं, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम में योगी जी पे कहा था कि ये महंत की तरह सरकार चला रहे हैं। तो
पलटवार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखबार महंत की तरह नहीं चलाई जाती, अखबार धमक और हनक के साथ चलाई जाती है, धमक और हनक से सरकार चलती है। अरे भाई साहब, धमक और हनक से सरकार चलती तो फिर ये क्या आंकड़े आ रहे हैं? ये हमारे आंकड़े नहीं है, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, आपके ही आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि दुष्कर्म के मामले में दूसरे स्थान पर आपका प्रदेश है। और इसके अलावा उस प्रदेश में बहुत सारे, जो अभी मैं बता भी रहा था कि 2019 की तुलना में 2020 में संख्या जो है वो बढ़ी है, अपराध के मामले जो बढ़े हैं। तो ये जो अपराध के आंकड़े हैं ये कहीं इधर उधर से तो आए नहीं अमलेंदु जी। और उसके बाद ये दावे, ये झूठे दावे क्यों रखे जाते हैं पटल पे, ये समझना है। और दूसरी बात, प्रियंका गांधी भी अब बाहर निकल के आ रही हैं और वो भी 29 सितंबर से 23 अक्टूबर तक लगातार उत्तर प्रदेश में रैलियां करने वाली हैं। इसका क्या असर देख रहे हैं आप? और साथ साथ मतलब तीन बातें आपके पास ला रहा हूं, एक धमक और हनक की बात, दूसरी प्रियंका गांधी फैक्टर, और तीसरा ऑफ कोर्स अखिलेश फैक्टर। इन तीनों को रखते हुए, बीच में रखते हुए जरा मैं आने वाले चुनाव की समीक्षा आपसे चाहता हूं। जी, एक तो पहली बात ये है कि जो हनक और धमक की बात है, तो हनक और धमक जो है वो आज मालूम पड़ गई कि अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं थे महेंद्र नरेंद्र गिरी, उनकी हत्या हुई या उन्होंने आत्महत्या की, ये पता नहीं है कुल मिला के, लेकिन जो है उस पर संशय बादल जो उठ रहे हैं। अगर कानून व्यवस्था अच्छी थी और सब ठीक ठाक था तो आप सारी बातें छोड़ दीजिए कि गुंडे मारे गए। अमलेंदु जी आपको बीच में रोकूंगा, आवाज आपकी कट रही है, थोड़ा सा आप रिकनेक्ट होइए। लेकिन इसी सवाल के साथ सीधे प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहूंगा। अमलेंदु जी की आवाज थोड़ी कट रही है, बीच में जैसे रिकनेक्ट होते हैं फिर उनके पास आऊंगा। लेकिन प्रकाश जी, ये जो तीन बातें मैं कह रहा हूं, जरा इन तीन बातों को बीच में केंद्र में रखते हुए, दलित राजनीति को केंद्र में तो हम रखे हुए हैं ही, लेकिन धमक और हनक को केंद्र में रखते हुए और जो आंकड़े आ रहे हैं, जो हमने आपके सामने, अपने दर्शकों के सामने पेश किए हैं, उनको केंद्र में रखते हुए, और साथ साथ प्रियंका गांधी का जब बाहर निकल के आना और लगभग महीने भर रैलियां करना, इन सबको बीच में रखते हुए फिर बीजेपी को कहां पाते हैं आप? प्रकाश जी की आवाज नहीं आ रही। प्रकाश जी थोड़ी आवाज। जिस तरह से बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाया है अखिलेश यादव के पीछे, खास करके योगी के पीछे, इसका कारण यह कि अखिलेश यादव खुद बहुत ही आक्रामक तरीके से पिछले दिनों बातचीत करते रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि न तो केंद्र सरकार के पास कोई मैनिफेस्टो है, न उत्तर प्रदेश की सरकार के पास मैनिफेस्टो है, उनके पास जो कुछ है वो मैनिफेस्टो है। इसका मतलब यह कि उन्होंने जो डायलॉग बोला उसकी पैरोडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। धनक, हनक, ये सब शब्दावली पैरोडी के अंदाज में ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जो प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं आप, प्रियंका गांधी का सक्रिय होना बीजेपी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बीजेपी ये बात जानती है, क्योंकि प्रियंका गांधी के ऊपर लगाने के लिए बहुत आरोप उनके पास नहीं है। राहुल गांधी के खिलाफ भी कोई आरोप लगाने के लिए उनके पास नहीं है। तो उन्हें लगता है कि ये ऐसे नेता है जिनके पीछे केवल उनका मजाक उड़ाया जा सकता है या प्रहसन बनाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि डर है उन्हें कि ये लोग क्या करेंगे, इसके बारे में कुछ पता नहीं। तीसरी बात है कि अखिलेश यादव लगातार वो कहते आ रहे हैं कि योगी का जो विकास का फार्मूला, जिस विकास की बात कर रहे हैं, वो फर्जी है। यानी उनका निशाना सीधा सीधा योगी सरकार के ऊपर है। उनका सीधा सीधा कहना अखिलेश यादव का कि जो एक्सप्रेस वे बनाने के दावे करते योगी की सरकार, वो इन्होंने नहीं बनाए। उनका ये भी कहना कि समाजवादी, जिस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में समाजवादी नाम हटा दिया, तो ये एक्सप्रेस वे अपना लिया, तो ये जो सारे नाम नौटंकी कर रहे हैं योगी सरकार, उससे उन्हें नुकसान, ज्यादा खतरा लग रहा है। तो अभी बीजेपी के सामने दो खतरे इकट्ठे आ गए हैं। एक तो अखिलेश यादव का आक्रामक रवैया जो पहले से ही है, और अब वे और ज्यादा आक्रामक होकर आए हैं, और प्रियंका गांधी का आना, प्रियंका गांधी की लगातार रैलियां करना एक माहौल तो बनाएगा ही, इसमें दो मत नहीं। क्योंकि प्रियंका गांधी सुदर्शना है, उनके चाहने वाले लोग, उनके कांग्रेस का एक वोट बैंक जरूर है जो पिछले दिनों बिखर गया। देश में कहीं भी आप जाइए, किसी भी गांव में जाइए, पूर्वोत्तर से लेकर केरल तक कहीं भी जाइए, लोग कांग्रेस पार्टी के समर्थक कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे।
तो अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे होते और सक्रिय होते तो बीजेपी को लगता है कि एक बड़ा खतरा उनके लिए उत्तर प्रदेश में होगा और आगे जाकर वो लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है। राजीव जी। जी, लोकसभा में चुनाव में भी हो सकता है। सुभाष तिवारी हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जहां जहां पर है सब जगह पर दुष्कर्म का केस ज्यादा ही है। रूपराम गोरवाल कह रहे हैं कि किसान गरीब जनता के लिए श्री राहुल जी सच्चाई के दीवाने हैं। जावेद इकबाल लिख रहे हैं कि मिलजुल के कर रहने में सारे देश का भला है और जो इसको तोड़ेगा वो खुद टूट जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देवेंद्र चटर्जी हैं जो कह रहे हैं बाप का योगा बेटा इवेंट वाला। फिर डॉक्टर उपचार भी हैं, इस बार परिवर्तन होगा लिख रहे हैं। तस्लीम खान लिख रहे हैं कि देश में कांग्रेस ने पहाड़िया जी राजस्थान, DS रेड्डी आंध्रा, भोला पासवान बिहार, शिंदे जी महाराष्ट्र, चन्नी जी पंजाब, बाकी जनता दल से रामसुंदर बिहार से और जीतन राम मांझी बिहार से और मायावती यूपी BSP। यतेंद्र कुमार अखिलेश यादव जिंदाबाद कह रहे हैं। असलम चिश्ती लिख रहे हैं आप लोगों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, एकदम सटीक विश्लेषण, बहुत धन्यवाद। अशोक सक्सेना लिख रहे हैं राजीव जी जय हिंद जहां जहां संघ सज्ञ लिख रहे हैं अशोक सक्सेना जी। मुर्तजा हुसैन भी है, वेरी नाइस न्यूज सर लिख रहे हैं। योगी सरकार में यूपी का विनाश हो गया, डॉक्टर उपचार लिख रहे हैं। देवेंद्र चटर्जी भी है। राजवीर जी योगी के पास ट्वीट करना छोड़ के कुछ भी बचा नहीं है लिख रहे हैं। हबीबी भी हमारे साथ में हैं। बनवारी मीना है जो लिख रहे हैं कि राकेश जी की भविष्यवाणी कल सच हो गई, उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कोई बड़ी हत्या होगी, जय किसान। प्रियांशु गौर भी हैं जो लिख रहे हैं कि आपका बेस्ट न्यूज देखे बिना दिल का चैन नहीं मिलता, मुस्लिम भाई अगर ओवैसी के चक्कर में पड़े तो बिहार वाली हाल होगी, प्रियांशु गौर लिख रहे हैं। बहुत धन्यवाद प्रियांशु जी, आप देखते हैं सुनते हैं हम लोगों को। और असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि आप लोगों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, एकदम सटीक विश्लेषण। रौनक भाई लिख रहे हैं कि एक कहावत है कि जो विकास करते हैं और वो बोलते नहीं, जो नहीं करते हैं वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, इसलिए डर लगता है। बिल्कुल, यतेंद्र भी हैं, असलम भी हैं, साबेन हैं खेड़ा कुर्तान से। सर बताइए बैरिस्टर ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में 100 सीट पर लड़ रहे हैं, सभी लोग विपक्ष वालों को क्यों परेशानी हो रही है, मैं ये पूछना चाहता हूं। साबेन पूछ रहे हैं, बिल्कुल इस पे भी चर्चा पहले भी कर चुके हैं लेकिन आगे भी करेंगे हम। ब्रजेश कुमार भी हैं, तो तमाम साथी हैं, किशन यादव भी हैं, हैदर खान भी हैं, अहमद हुसैन, शहजाद हैं, असलम हैं, यतेंद्र हैं, तमाम साथियों। एक बार अमलेंदु जी की बात आप लोगों के बीच रखना चाह रहा हूं। अमलेंदु जी उसी सवाल के साथ में जिस सवाल को छोड़ करके जाना पड़ा था प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास में, और सवाल यही है कि 3 बातें यहां आ रही हैं और उसमें केंद्र में अब 3 अलग अलग चीजें। एक तो दलितों की राजनीति जो है वो केंद्र में आ गई है, दलित सियासत हम देख रहे हैं और अचानक आ गई है, और खासकर बीजेपी को और बसपा को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कुछ करें। दूसरी बात ये है कि हनक और धमक वाली जो बात कह रहे हैं अखिलेश यादव को बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये हनक और धमक तो एक तरफ हम देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दुष्कर्म के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर। एनसीआरबी के बहुत सारे आंकड़े जो हैं वो बता रहे हैं कि क्राइम रेट बढ़ गया है, क्राइम कम नहीं हुआ है, क्राइम रेट तो क्राइम रेट का बढ़ना, क्राइम दर में बढ़ोतरी होना, ये जो है ये साफ बताता है कि क्या हुआ है। यहां कुछ विश्लेषण की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ सामने है। ऐसे में प्रियंका गांधी का भी अब उतरना मैदान में, ये कहां आप पाते हैं अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, 2 लोग जब अलग अलग ढंग से चुनौतियां पेश करेंगे, वैसे में बीजेपी आज जो दिखाई दे रही है उसे कहां पा रहे हैं। दूसरी चीज, क्या राजनीति में आने वाले समय में और परिवर्तन देख रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत नजदीक से और वर्षों से देख रहे हैं अमलेंदु जी, आपका विश्लेषण बहुत सटीक होता है, इसलिए भी जानना चाहूंगा क्या कुछ देख रहे हैं आप आने वाले समय में। देखिए राजीव, जैसा मैं कह रहा था कि अगर हनक और धनक कानून व्यवस्था की होती तो सारी बातें छोड़ दीजिए, कौन सा अपराध है, किसकी हत्या हो रही है, कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितने दंगे हो रहे हैं, सब चीजें छोड़ दीजिए। लेकिन कल जो है महंत नरेंद्र की हत्या है, क्या जो भी है वो चीजें जांच के बाद सामने आएगी, वो पूरी तरीके से पोल खोल के इस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है। और जब एक महंत जो है हिंदू धर्म का और अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष जो है वो सुरक्षित नहीं है, तो इस प्रदेश में सुरक्षित कौन है?
पिछले दो में बिल्कुल। 2 दर्जन से ज्यादा साधुओं की हत्या जो है उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुकी है। ये मतलब ये खबरें हैं, मतलब पब्लिक डोमेन में। तो ये साफ जाहिर करती है अदालतों के अंदर अगर जो हत्या हो, तो मजिस्ट्रेट जो है सीट पे बैठा हो और उस समय हत्या हो, जेलों के अंदर अगर हत्याएं हो, कौन सी कानून व्यवस्था है और ये कौन सा मिला करके हनक और धनक है, ये चीजें जो है वो सामने आ रही है। मुझको लगता है कि जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जिस तरीके से, वो प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव दोनों जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और ये अगर रणनीति दोनों की कामयाब रहती है जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति 80 के दशक में पहुंच सकती है, जहां सीधी सीधी लड़ाई जो है वो समाजवादी और कांग्रेस के बीच हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में कहीं नहीं हुआ करती थी। आप देखिए, अगर मतलब आजादी के बाद से लेकर के 80 के दशक की जो है, मतलब 84 तक और आप 89 तक भी अगर आप देखिए, तो लड़ाई समाजवादी और कांग्रेस के बीच हुआ करती थी। तो अगर कांग्रेस मजबूत होती है और समाजवादी पार्टी भी जगह पर लौटती है, समाजवाद के रास्ते पर लौटती है, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की ये कांग्रेस बनाम हो सकती है। इसमें कोई मतलब ज्यादा जो है अंक गणित और बीज गणित लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कांग्रेस इस तरीके से मजबूत होती है, अपने पुराने वोट बैंक को जिस तरीके से लेने की कोशिश करती है, और अखिलेश यादव जिस तरीके से कानून व्यवस्था के मसले पे, ओबीसी के मसले पे जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बहुत चिंता वाली स्थिति पैदा हो सकती है। मुझको ऐसा लगता है, बाकी आने वाले समय में बहुत सी चीजें परिवर्तित होंगी, क्या होता है क्या नहीं होता है ये देखने वाली चीज होगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो धीरे धीरे करवट बदल रही हो। जिस तरीके से पंजाब से सूचना आई, उस सूचना का असर में पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर देश की राजनीति बदलने वाली चीज जो है वो जा रही है। जैसे हमारे कोई मित्र पूछ रहे हैं। बिल्कुल अमलेंदु जी, आपकी आवाज फिर भी अभी कट रही है। एक आखिरी सवाल के साथ प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहूंगा। हम लोग तमाम बातें तो कर रहे हैं प्रकाश जी, लेकिन हिंदुत्व को केंद्र में रख करके जो बीजेपी चुनाव लड़ती रही है, अभी आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए जब हम जन्माष्टमी के समय भी हमने देखा, और उसके अलावा अयोध्या का नाम तो बार बार आता है, काशी का नाम बार बार आता ही है। एक जो बड़ा जो तुरूप का इक्का जिसे कहते हैं, वो इक्का और उस हिंदुत्व के कार्ड को बीजेपी चल के अब उत्तर प्रदेश में कोई गुल खिला सकती है। आवाज खोलिए, आपकी आवाज म्यूट है। हिंदू समाज के लिए मंदिर एक दुख की रग हो सकती है, उनकी महत्वाकांक्षा हो सकती है मंदिर बनाने की, इमोशनल भी हो सकते हैं, लेकिन मंदिर के नाम पर कितनी बार इमोशनल होंगे? एक बार हो गए, 2 बार हो गए, 3 बार, कितनी बार वोट देंगे कि भाई मंदिर बना देंगे। अब आज टिकैत ने तो एक बड़ी जोरदार बात की, उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में किसान इतने नाराज हैं यूपी में कि बीजेपी 140 सीटें भी ले आए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और दूसरी तरफ सतीश चंद्र मिश्र कह रहे हैं कि हमारी मुख्य दुश्मन तो जो है वो कांग्रेस पार्टी। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये दो सभी पार्टियां आपस में गड़बड़ा गई हैं, इनका सारा गणित बिगड़ गया है। जो बात आपने की प्रियंका गांधी के आने की वजह से, और जो पंजाब में दलित को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने एक संदेश दिया है कि हमारे लिए दलित वोट महत्वपूर्ण है, दलित साथी महत्वपूर्ण है, दलितों का सम्मान महत्वपूर्ण है, तो इसका संदेश उत्तर प्रदेश में निश्चित ही जाएगा और पूरे देश में इसका संदेश जाएगा। पर उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, वहां दलित वोटों की संख्या ज्यादा है, तो वहां भी इसका प्रभाव पड़ेगा ही। राजीव जी। जी, तो बहुत प्रभाव पड़ेगा। आने वाले समय में बहुत सारी बातें होंगी। आज इस कार्यक्रम को अब यही समाप्त करना होगा। अमलेंदु जी की आवाज बीच बीच में कट रही है, इसलिए उनकी बातों को हम ठीक से आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन बहुत सारे साथी लगातार जुड़े हुए हैं, अपने विचारों को रख रहे हैं। रवि यादव हैं, जमशेद करमुआ है हमारे साथ में, एसके न्यूज 24x7 भी है, बीजेपी यूपी से आउट लिख रहे हैं, दिलीप पाटिल भी हैं, कांग्रेस एंड एसपी लिख रहे हैं, मोहम्मद नदीम भी हमारे साथ, असलम चिश्ती भी हैं, रवि, तो तमाम साथियों, देवेंद्र चटर्जी भी, प्रमोद कुमार, सावेन खेड़ा कुर्तान, तो सबके विचारों को और इस कार्यक्रम को अभी यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। अमलेंदु जी और प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आप लोग जुड़े, टेक्निकल प्रॉब्लम
के बीच में भी आप लोगों ने अपने विचारों को रखा और हमारे साथियों तक, दर्शकों तक आपने अपनी बातों को पहुंचाया। आप लोगों को बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए। अब कल शाम 7 बजे आप लोगों का इंतजार रहेगा। तो प्रकाश जी आपका बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद अमलेंदु जी आपको भी, और धन्यवाद तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों आप सबको देना चाहता हूं। कायम खान हमारे साथ हैं, मोहम्मद शहजाद हैं जो कह रहे हैं अखिलेश भैया आएंगे, फिर मोहम्मद शाहबुद्दीन है हमारे साथ में, मदीना का मुसाफिर बंगाल झांकी है बता रहे हैं, इसके भारती भी हैं, संतोष यादव हैं, यतेंद्र कुमार अखिलेश 360 पर लिख रहे हैं, तो असलम चिश्ती लिख रहे हैं देश बचाने के लिए आपसी मतभेदों को भुलाकर तमाम विपक्षी पार्टियों को एक झंडे के तले आना जरूरी है वरना बाद में पछताना पड़ेगा। प्रियांशु गौर का लिखना है कि योगी जी विकास के माने में फेल किस मुद्दे पर जनता से वोट लेंगे, और इसके भी हैं, और मदीना का मुसाफिर सलाम ऑल द बेस्ट लिख रहे हैं। तो दोस्तों अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। कल शाम 7 बजे आप लोगों के सामने फिर हाजिर होऊंगा, तब तक मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टीवी लाइव के दूसरे प्रोग्राम। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।